Hello दोस्तों, welcome to your channel UPSC Decoded. I am your very own शैलेंद्र sir and I'm very happy to see you once again on the channel. तो दोस्तों आज का वीडियो पोस्ट करने में थोड़ा सा लेट हो गया और हो जाएगा बाय द वे क्योंकि आज मुझे वैक्सीनेशन के लिए कहीं जाना था एंड दैट इज व्हाई इट टुक मी टाइम ओवर देयर एंड आई गॉट माय फर्स्ट जैब बाय द वे एंड आई होप दैट यू हैव आल्सो टेकन योर फर्स्ट जैब. अगर अभी तक वैक्सीन नहीं ली है आपने तो प्लीज जस्ट मेक श्योर दैट यू रजिस्टर for that very soon because that is very important for your health, for your studies, for your family and also for the nation because हम इंडिविजुअल कैपेसिटी में कोरोना को इसी तरीके से हरा सकते हैं दैट वी कैन टेक प्रिवेंटिव मेजर्स लाइक वेयरिंग मास्क एंड ऑल एंड वी कैन टेक द वैक्सीन एज सून एज पॉसिबल. और बाय द वे बहुत बारिश भी हो रही है आज दिल्ली में. सुबह से लेके अभी तक लगातार बारिश हो रही है. इतनी बारिश तो यहाँ पे मानसून में भी नहीं होती. एंड टू बी मोर प्रिसाइज दिस इज गुड़गांव जहां पे बारिश तो दिल्ली से भी कम होती है. और उससे मुझे याद आया कि आपके लिए एग्जाम में साइक्लोन तौकाते जिसकी वजह से ये बारिश हो रही है इतनी सारी बहुत इंपॉर्टेंट है. प्लीज साइक्लोन के बारे में समझ लेना किस तरीके से साइक्लोन फॉर्मेशन होता है, किस तरीके से साइक्लोन एडवांस होता है, आई क्या होती है एंड द पेरिफेरल एरियाज ऑल्सो किस तरीके से हाई प्रेशर और लो प्रेशर का गेन क्रिएट होता है एंड दैट लीड्स टू द मैसिव एनर्जी दैट इज देयर इन अ साइक्लोन. तो दोस्तों शुरू करते हैं विदाउट वेटिंग एनी फर्दर. This is more about me. Those of you are joining me for the first time, these are some of the organizations where I mentor and tutor thousands of aspirants. Plus, don't forget to subscribe to the channel. दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा बिकॉज आप सब्सक्राइब करेंगे तो आपके लिए बेनिफिशियल है. यू आर गोइंग टू गेन अ लॉट फ्रॉम दिस channel. This is my guarantee to you and quality content would be there and at the same time you would not have to spend a lot of time because most of the videos you would have seen I don't post videos that are an hour long 45 minutes long. छोटी छोटी videos रहती हैं ताकि आपको quality मिले plus your time is saved as well. Plus you can also follow us on social media handles for strategies related to the exam, for tips, for important questions etc. तो दोस्तों आगे बढ़ने से पहले एक क्वेश्चन ले लेते हैं कल से रिलेटेड, कल के टॉपिक से रिलेटेड जो हमने कल किया था. सो दैट वाज द फर्स्ट पार्ट. दोज ऑफ यू डिड नॉट चेक आउट द फर्स्ट पार्ट, प्लीज डू चेक आउट द फर्स्ट पार्ट एज वेल. कंसिडर द फॉलोइंग डायनेस्टीज ऑफ द मगध एम्पायर. तो चार आपके पास डायनेस्टीज है मगध एम्पायर क्योंकि एम्पायर के अंदर अलग अलग डायनेस्टीज आती हैं. जरूरी नहीं कि एक एम्पायर के अंडर में एक ही डायनेस्टी हो. फॉर एग्जाम्पल जब हम मेडिवल इंडियन हिस्ट्री पढ़ेंगे वहां पे देखेंगे कि दिल्ली सल्तनत में एक दो तीन नहीं पांच डायनेस्टीज थी एंड दिस इज हाउ इट इज सेम ओवर हियर. मगध एम्पायर के अंदर मल्टीपल डायनेस्टीज हैं और दिस इज द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर as the option. So you'll have to tell me in the answer that what exactly is the chronological order for this because काफी सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं. कंफ्यूज नहीं होना है दोस्तों, बहुत बेसिक है एंशिएंट इंडिया से और बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो हम टॉपिक कर रहे हैं दैट इटसेल्फ इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम स्पेशली फॉर प्री और मेंस में. आर्ट एंड आर्किटेक्चर से ज्यादा इंपॉर्टेंस है इस चीज का और प्री में of course art and architecture but it is also related to these dynasties and some of the political events and administration etc which we are going to discuss by the way today. तो शुरुआत करते हैं द मॉडर्न एम्पायर पार्ट 2. तो कल हमने देखा था किस तरीके से मॉडर्न एम्पायर स्टार्ट हुआ था, फाउंडेशन उसकी रखी गई थी चंद्रगुप्त मौर्य और द ग्रेट चाणक्य द्वारा और उसके बाद कैसे बिंदुसार ने उस चीज को आगे सस्टेन किया. सो बिंदुसार का बहुत ज्यादा नाम नहीं है इंडियन हिस्ट्री में बाय द वे बट ही वाज आल्सो अ वर्दी सक्सेसर टू हिज फादर. एटलीस्ट नालायक बेटा नहीं था and you see that he further added on to the empire new territories in the Deccan. We saw how and so these are some of the territories that were added by him and then finally it was Ashoka the Great. सबने नाम सुना है आप लोगों ने, so no newcomer over here as such. But let's talk about the administration of Ashoka. What is really important for us to understand is किस तरीके का basic administration था. और जब हम अशोकन एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में बात करते हैं essentially we are talking about the modern administration also. So Ashoka's ideas on government are also found on his edicts. कल हमने edicts की बात की थी, rock edicts and pillar edicts. Along with those places where these rock edicts and pillar edicts are found. Let me check on the map. Okay, so today I don't have that map. Yesterday we did that. Those of you who did not
check that out. Please do look at that and also do remember it by heart. What are all those places where these rock edicts and pillar edicts are found? So Ashokan ideas are found on the government, and he had this paternal attitude towards the subject. He used to treat them as a children. So he used to consider himself as a father and the rest of the subjects as a children, and this is manifested in his famous line that he often writes in his edicts that all men are my children. Men मतलब यहाँ पे सिर्फ मेल्स नहीं है, men मतलब सारे के सारे सब्जेक्ट्स हैं, men, women, children included, सब के सब they are his children. That as a father would treat his children in a loving way, in a caring manner, the same way Ashoka is going to treat all his subjects. So this is like something very important उस टाइम के लिए दोस्तों, जब सोसाइटी में वेलफेयर स्टेट का कोई नामो निशान नहीं था, इस तरीके का कोई अभी तक किंग नहीं आया था जो अशोका के लिए एक रोल मॉडल बन के रहे. So that way it was very very revolutionary, you see, writing all these things in those times when power was something which was worshipped, and whoever was more brute, more powerful, more cruel, I mean, people used to fear and in a sort of a respect. That this was what was respected in those days. So काफी अलग चीज की अशोका ने हटके की, और आपको ये कोट याद रखना पड़ेगा, ऑल मेन आर माई चिल्ड्रन. एग्जाम में पूछा जा सकता है, पूछ सकते हैं एग्जाम में कि प्रिलिम्स में स्पेशली, दैट who is the king who said this? So Ashoka, was it Akbar, was it some other important, let's say, emperor? So that way you have to remember this. And then naturally the idea of welfare state, it begins during the time of Ashoka. So you can see all these manifestations of a welfare state. So उस टाइम पे, पुराने टाइम क्या, मेडिवल टाइम तक दोस्तों, जो आइडिया था एक स्टेट का, वो बेसिकली ऑटोक्रेटिक था. दैट मीन्स the responsibility of the state was restricted to some of the things like, let's say, law and order, collection of taxes. So these are some of the very few things that the emperors were concerned about, the states were concerned about. But यहाँ पे तो बहुत सारी चीजें अशोका ने की हैं समाज की भलाई के लिए, समाज के वेलफेयर के लिए, और शायद यही वजह है कि अशोका ने फिर ये वाला स्टेटमेंट कहा भी है, एंड दैट इज ऑल्सो ट्रू. सो एक तो होता है फालतू में you see chest thumping and boasting that I am doing this and that, but the person is not doing, but he's also doing a lot of these things like linking the towns. So towns in those days were very important for commerce and trade. He planted shady trees along the main highways, right? So main highways, especially the northern part of the country, northern part में ये वाला जो path हुआ करता था, पटना से लेके पेशावर तक का था, along the foothills of the Himalayas. And then there was also this path running from Patna along the coast of the eastern part of India, running through Kalinga. So that was his idea, that he planted shady trees, dug wells, and built rest houses for the travelers. And he also gave a lot in charity, built hospitals. So you can see that exactly the idea of welfare state is coming into being for the first time at this level. उससे पहले किंग्स ने किए होंगे, मे बी चंद्रगुप्ता मौर्य ने भी किया होगा ऐसे थोड़ा बहुत काम, but you see it was not at a very grand scale. So this is happening for the first time. Now let's talk about his administration per se. Exactly what sort of administration was that? प्लीज ध्यान से सुनिएगा, बहुत ज्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है, एग्जाम में पूछ सकते हैं. प्लस लोकेशंस ऑल्सो, सम ऑफ दीज लोकेशंस व्हिच वर द कैपिटल्स ऑफ द प्रोविंसेस, you will have to remember, and we will see what are those, and we will see the structure of the administration of Ashoka. So he had a council of minister to advise him and a number of officers. So this is like nothing new, बहुत सिंपल सी बात है. Council of ministers, चाहे डेमोक्रेसी में कह लो, चाहे ऑटोक्रेसी में कह लो, या मोनार्की में कह लो, उस टाइम पे भी होता था. बट council of minister, it was just an advisory body. Ultimately king was the nucleus. So the nucleus was the king, and around him there was council of ministers. King used to appoint the various ministers. So they were called adhyakshas. Those officers, what was their name in Hindi, or like in the language of those days, like Prakrit, they were called adhyakshas. So the light is not here, I'm not visible to you right now, but never mind, because I'm not important over here. What is important is what you can see on the screen, and I am sure that you can see that on the screen right now. Okay, so they were called adhyakshas, and there were apparently 24 of them
more than 2 dozen. So in fact precise number is 27 that is given by अर्थशास्त्र. So अर्थशास्त्र के टाइम पे, चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पे लगभग 27 है, अशोका के टाइम पे भी लगभग 24-27 के आसपास रहे होंगे. दैट एग्जैक्ट नंबर इज नॉट इंपॉर्टेंट, बट दैट शोज दैट इतने सारे डिपार्टमेंट्स क्रिएट किए ताकि पूरा का पूरा एम्पायर कवर कर लिया, और हर एक चीज बहुत बारीकी से मॉनिटर किया जाता था, हर एक चीज बहुत बारीकी से टैक्स किया जाता था, बिकॉज उस टाइम पे हर चीज, लिटरली एवरीथिंग यूज टू बी टैक्स्ड बाय द मॉडर्न पॉलिटी, मॉडर्न एम्परर्स. और अर्थशास्त्र में तो चाणक्य ने लिखा हुआ है कि कुछ ऐसा चीज नहीं बचना चाहिए जो टैक्स ना हो, बिकॉज इट इज अ लॉस टू द स्टेट, एंड दैट इज वाई एवरीथिंग राइट until a very minute thing that has to be taxed. The empire was divided into 4 big provinces and each province was ruled by a viceroy. और नेचुरली जिस तरीके से आज का पॉलिटी है, ओवरऑल स्ट्रक्चर अगर आप देखेंगे कि पूरा कंट्री है, कंट्री को स्टेट्स में डिवाइड किया हुआ है, स्टेट्स को फर्दर डिस्ट्रिक्ट में डिवाइड किया हुआ है, और डिस्ट्रिक्ट के अंदर फिर सब डिस्ट्रिक्ट है, फिर देयर इज अ क्लस्टर ऑफ विलेजेस अंडर दैट, एंड फाइनली द विलेज एट द लोकल लेवल. एसेंशियली द सेम कॉन्सेप्ट प्रिवेल ड्यूरिंग दैट टाइम ऑल्सो. और जो गवर्नर्स थे, लाइक द चीफ मिनिस्टर्स, दे वर जनरली द सन्स ऑफ द किंग और द एम्परर. सो प्रिंसेस थे, ज्यादा भरोसेमंद थे. ऐसा नहीं होना चाहिए कि अपने दोस्त को या किसी और जो भरोसेमंद इंसान ना हो उसको गवर्नर बना दिया, और उसके पास एक आर्मी स्टेशन है वहां पे, फारफ्लंग एरिया है, लेट्स से पेशावर में बेस्ड है, और थोड़े टाइम बाद उसने बगावत कर दिया और बोला मैं तो इंडिपेंडेंट रूलर बन गया. इसलिए प्रिंसेस को यहाँ पे अपॉइंट करते थे. एंड इनफैक्ट ड्यूरिंग द मेडिवल टाइम्स ऑल्सो द प्रिंसेस वर अपॉइंट, प्रिंसेस एज इन द मेल मेंबर्स, नॉट द प्रिंसेस वाला, प्रिंसेसेस नॉट द फीमेल वंस. ओके, तो ये कंट्री का मैप है उस टाइम पे, वो टेरिटरी का मैप है, मॉडर्न एम्पायर. And the empire was divided into 4 parts. You can see northern province. Northern part is based out of this part, where the capital is Takshila. So एक capital हो गई तक्षशिला. दूसरा province ये वाला part था, western part, having capital which was having Ujjain as the capital. So Ujjain और तक्षशिला में अशोका ने as a governor serve भी किया हुआ था. So please remember this important fact. साउथ में सुवर्णागिरी, विच इज अ प्लेस समवेयर इन कर्नाटका टुडे अराउंड मैसूर, करेंट डे मैसूरू. तो यहाँ पे सदर्न पार्ट का, सदर्न प्रोविंस की कैपिटल हुआ करती थी, और ईस्टर्न प्रोविंस की कैपिटल तोशाली में हुआ करती थी, विच इज इन कलिंगा, जो अशोका ने कलिंगा वॉर में जीता था. एंड फाइनली देयर इज पाटलिपुत्रा. सो पाटलिपुत्रा इज लाइक द हार्ट, इट्स लाइक द हार्ट ऑफ दिस एम्पायर विच इज द मॉडर्न एम्पायर. सबसे इंपॉर्टेंट सिटी उस टाइम का, इनफैक्ट वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सिटीज ऑफ द वर्ल्ड वाज पाटलिपुत्रा इन दोज डेज. सो यू कैन इमेजिन किस तरीके से फॉर्च्यून चेंज होते रहते हैं समय के साथ में. सो नेचुरली देयर वाज दीज ऑफिसर्स दैट वर रिस्पॉन्सिबल फॉर एडमिनिस्ट्रेशन एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल, एंड दे वर कॉल्ड विषयपति. इनको विषयपति कहते थे. एंड द विषयपतिज had certain people, officers under him, who were responsible for collection of taxes. So finally, village was the lowest unit. So top पे क्या हो गया? Top पे there's a state. State is divided into provinces. Provinces are divided into districts, and we had a number of villages around each district that was divided into number of villages, and finally the village at the local level. तो इस तरीके से सिस्टम चलता था. जो विलेज का मुखिया था, जो ग्रामिका वगैरह हुआ करता था, वो टैक्स कलेक्ट करके लोगों से फाइनली रॉयल ऑफिसर्स को पास कर देता था, एंड दैट यूज्ड टू गो राइट इनटू द कॉफर्स ऑफ द किंग. एंड देन Ashoka, by the way, also appointed Dharma Mahamatras for the first time. He also initiated this practice because Ashoka का जो main linchpin था, जो rule करने का जो main foundation stone था, that was धम्मा. धम्मा के बारे में हम कल बात की थी. तो धम्मा महामात्रास को और धर्मा महामात्रास को, so it could be धम्मा over here, उनको अपॉइंट किया, और वो धम्मा महामात्रास एथिकल आइडियाज, वर्चुअस आइडियाज को स्प्रेड करने के लिए रिस्पॉन्सिबल थे अलोंग द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द एम्पायर. तो चारों तरफ जाकर वो, हर डिस्ट्रिक्ट में जाकर वो लोगों को बताया करते थे कि किस तरीके से सम्राट अशोक चाहते हैं कि यहाँ पे शांति रहे, सद्भावना रहे, लोग आपस में प्रेम से रहें और वायलेंस ना हो. ट्राइबल्स को कहा कि हिंसा आप त्याग दीजिए, लोगों की रिस्पेक्ट कीजिए. तो इस तरीके की वो बातें कहा करते थे. एंड सो इट वॉज अ वेरी नॉवल कॉन्सेप्ट. बाय द वे, इन दोज डेज जस्ट इमेजिन कितना रेवोल्यूशनरी रहा होगा. And
The work of administration was divided into number of departments, which I've already highlighted, by the way, that there were approximately 2 dozen departments, 27 precisely as per Arthashastra, and each one of had its own chief or superintendent had partly Putra. So ultimately जो boss है, boss कहाँ बैठेगा? जो अध्यक्ष है, he would be sitting out of Patliputra, but they would be responsible for that particular department. So this was the overall structure of administration of the Mauryan Empire. I hope that you understand it. अब हमको इतना डिटेल में कैसे पता है? बात कर रहे हैं हम लगभग 2500 साल पुरानी, और काफी डिटेल में पता है. यू कैन सी दैट ऑल दीज थिंग्स वी नो फ्रॉम टू वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, एंड दीज टू इंपॉर्टेंट फैक्ट्स एक्चुअली दे आर इंपॉर्टेंट फैक्ट्स फ्रॉम योर एग्जाम ऑल्सो. बाय द वे, एग्जाम में भी पूछा जा सकता है कि इंडिका किसने लिखी है, और हु वॉज दिस पर्सन कॉल्ड एज मेगास्थनीज, राइट? सो कलम ने मेगास्थनीज की बात की थी, द ग्रीक एम्बेसडर टू द कोर्ट ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य. सो उसने काफी एक विविड अकाउंट लिखा है. इनफैक्ट यूरोपियंस को बहुत पहले से ही, ग्रीक टाइम से ही उनको ना अकाउंट लिखने का बहुत शौक रहता था, और इस वजह से उसने बहुत डिटेल में लिखा है कि किस तरीके से सोसाइटी थी, इकोनॉमी किस तरीके की थी, और काफी सारी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हमको इंडिका से पता चलती हैं. प्लस अनदर इंपॉर्टेंट बुक अर्थशास्त्र, आप सबने नाम सुना होगा, जो कौटिल्य ने लिखा हुआ है, जिसमें बहुत बारीकी से कौटिल्य ने मेंशन किया है कि किस तरीके से स्टेट्स को अपने रिसोर्सेज बढ़ाने चाहिए, किस तरीके से एक राजा को एडमिनिस्टर करना चाहिए. तो ये चीज भी कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में कही है. तो सोसाइटी के बारे में उतना ज्यादा अर्थशास्त्र बात नहीं करता, इट टॉक्स अबाउट द इकोनॉमी एंड ऑल, बट इनडायरेक्टली हमको काफी सारी चीजें फिर भी पता चल जाती हैं. फॉर एग्जाम्पल, अर्थशास्त्र में कौटिल्य ने लिखा है किस तरीके से ट्राइब्स को कंट्रोल कर सकते हो. ट्राइबल्स को बड़े परेशान करते थे उस टाइम पे, सेटल्ड एरियाज को. सो उस टाइम पे तो बहुत जंगल हुआ करते थे इंडिया में, बहुत सारे ट्राइबल्स हुआ करते थे, एंड एज सच वन ऑफ द इंपॉर्टेंट challenges they used to face was depredations by the tribals on settled areas. तो वो सारी चीजें कौटिल्य ने लिखी हैं, इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से लिखी हैं, फिर भी हमको सोशल पॉइंट ऑफ व्यू देखने को मिल जाता है कहीं ना कहीं. तो ये सारा स्ट्रक्चर देख लिया, एक क्लोसस है और एक बहुत बड़ा ब्यूरोक्रेसी है. देयर आर थाउजेंड्स ऑफ these important officers, there are lakhs of soldiers, lakhs of petty officials at the lower level, और इस तरीके से एक सुपर स्ट्रक्चर क्रिएट किया है, एक तरीके से सुपर पावर क्रिएट किया हुआ है. तो अशोका तक तो बहुत अच्छा था. इनफैक्ट अशोका के जो सन थे दशरथ, उनके टाइम तक भी चीजें ठीक थी, पर धीरे धीरे काफी सारे इनकॉम्पिटेंट वीक रूलर्स आए, जिनकी वजह से एम्पायर काफी वीक पड़ गया था. तो एक तो बात होती है ये, which contributed to the end of the Mauryan Empire. The second and a very important factor, by the way, was that it was very expensive to keep a large army and a large administration. ये point historians ने बार बार highlight की है. तो जब भी हमको किसी empire का decline और डिमाइस जब बात करते हैं, डिस्कशन करते हैं, तो हम डायरेक्टली ये नहीं बोलते कि किसी ने इसको असैसिनेट कर दिया और ओवरथ्रो कर दिया. नहीं, ऐसा नहीं होता. सो काफी फंडामेंटल रीजंस होते हैं, बिकॉज इस तरीके का एक बहुत बड़ा सुपर स्ट्रक्चर कोलैप्स होने में टाइम लगता है. वो जब तक अंदर वीक से वीक ना हो जाए तब तक वो डिक्लाइन नहीं करेगा. सो ऐसा नहीं है कि अगर पुष्यमित्र शुंगा ने माना असैसिनेट कर भी दिया लास्ट मॉडर्न किंग को, तो पुष्यमित्र शुंगा उतने ही बड़े एरिया में रूल कर रहा था जितने बड़े एरिया में अशोका द ग्रेट कर रहे थे. तो ऐसा नहीं है, बिकॉज ही वॉज रूलिंग ओवर अ मच स्मॉलर एरिया, बिकॉज द एम्पायर इट हैड डिकेड. फ्रंटियर एरियाज में कंट्रोल करना मुश्किल हो गया था. उसके बाद लार्ज आर्मी थी, लैक्स ऑफ सोल्जर्स. एग्जैक्टली व्हाट इज द नंबर, दिस इज डिबेटेबल. लार्ज एडमिनिस्ट्रेशन, थाउजेंड्स ऑफ ऑफिसर, इतना जब पैसा देना पड़ता था उनको, सैलरी देनी पड़ती थी, एंड सैलरीज वर बाय द वे द बेस्ट इन द वर्ल्ड इन दोज डेज. सो अनसस्टेनेबल. पैसा इज इंपॉर्टेंट. आपको पता है हर देश में जो भी सुपर पावर बनता है, जब तक पैसा आता है तो सुपर पावर है, पैसा नहीं है तो इट इज no power actually, and that applies for an individual also and for a family also. So these are some of the factors दोस्तों that led to the end of the Mauryan Empire. Ultimately इतना वीक हो गया था कि जो एक जनरल था, by the way, so general was just one of the ministers that was appointed by the Mauryan king. So he had the audacity, इतना उसमें हिम्मत आ गई कि उसने फाइनली मॉडर्न किंग को असैसिनेट कर दिया. लास्ट मॉडर्न किंग को अप्रोक्सीमेटली 185 BC. कुछ बुक्स ने 187 दिया हुआ है, प्लीज डोंट रन आफ्टर डेट्स, बट आई पर्सनली लाइक दिस डेट बिकॉज आई थिंक दैट इट इज मोर रिलायबल, मोर एक्यूरेट. तो लास्ट मॉडर्न किंग का नाम भी मैं बता दूं, इट वॉज बृहद्रथ.
last Mauryan king was Brihadrath. So he was assassinated by his general, his commander, CIC Pushyamitra Shunga, who was a Brahmin, in full public view. So there was this parade going on. आपने टीवी में देखा होगा, न्यूज में किस तरीके से परेड होती है. तो उसमें एक जैसे विजिटिंग डिग्नेटरी आता है. सो देयर इज दिस कपल ऑफ सोल्जर्स दैट आर लाइंड अप. सो उस टाइम पे पुष्यमित्रा शुंगा ने स्कीमिंग की और प्लॉट किया और फाइनली ही हैड हिम assassinated and there was this termination of the Mauryan dynasty and a new dynasty was founded which was Shunga dynasty. But Shunga dynasty बहुत छोटी है, बहुत important नहीं है, obviously not important as the case of Mauryan dynasty, and it ruled over a very small area also. So this is the end of the Mauryan empire. दोस्तों, आपको आज का सेशन कैसा लगा? प्लीज डू लेट मी नो. आपका कोई क्वेश्चन भी होगा related to whatever we did in the class today, so you can let me know in the comments. I will make sure that I answer you personally. And also आपकी जो जिम्मेदारी है, see, I bring a lot of important content for you because this channel is naturally for you, but the least that you can do for me and for yourself, by the way, for this channel is by subscribing to this channel and also just hitting the like button. ज्यादा उसमें कुछ चार्ज नहीं होता आपको. सो जस्ट प्रेस द लाइक बटन बेझिझक, एंड आई विल सी यू टुमारो. टिल देन, टेक केयर, हैव अ गुड डे.